मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज संविधान की अनुक्रमणिका के बारे में चर्चा करेंगे। टेक्स्ट बुक में यह अनुक्रमणिका नहीं दिया जाता। आप जैसे ही कोई पुस्तक खोलते हैं, किसी भी पुस्तक को आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पुस्तक के अध्यायों का विवेचन करने के पहले उसमें एक अनुक्रमणिका दी जाती है। मतलब उस पुस्तक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और वो चैप्टर्स कौन से पेज से कौन से पेज तक लिखे गए, ये अनुक्रमणिका है। इसी प्रकार से जब हम संविधान नाम की एक पुस्तक को, भारत के संविधान नाम की पुस्तक को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो बिल्कुल प्रारंभ में ही उसकी अनुक्रमणिका दी जाती है, इसमें दी गई है। तो अनुक्रमणिका के अनुसार भारत के संविधान का विवरण किस प्रकार से उसमें उल्लिखित है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इस अनुक्रमणिका जहां पर पूरी समाप्त होती है, उसके बाद संविधान का प्रारंभ होता है प्रस्तावना से। प्रस्तावना में कोई अनुच्छेद नहीं है, कोई भाग नहीं है, वह प्रस्तावना सबसे पहले उसका उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना के बाद पूरे संविधान में आप जैसा जानते हैं 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और पूरा और 12 अनुसूचियां हैं। 22 भाग हैं, अध्याय नहीं, पार्ट 22 चैप्टर्स नहीं है। तो भाग और अध्याय में अंतर है। संविधान के कुछ भागों में अनेक अध्याय हैं, मतलब कि भाग के अंदर अध्याय उल्लिखित किया गया है। ये आगे चल करके देखेंगे। तो 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। विभिन्न भागों में कितने कितने अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों में किस चीज का उल्लेख संविधान में किया गया है, इन सब की चर्चा आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर में देखिए भाग है, उसके बाजू में अध्याय लिखा हुआ है, उसके बाद अनुच्छेद है, उसके बाद इन अनुच्छेदों में किन विषयों का उल्लेख किया गया है उसका शीर्षक। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो शुरू करते हैं भाग 1 से। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, 1, 2, 3, 4, इन 4 अनुच्छेदों में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। मतलब कि संघ सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों का, विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों के बारे में, उनके नामों के बारे में चर्चा की गई। इन नामों की चर्चा आगे चलकर अनुसूचियों में भी है। तो 1 से लेकर के 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। फिर भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। देखिए भाग 1 4 अनुच्छेद में खत्म हो गया। इसके बाद 5वें अनुच्छेद में भाग 2 शुरू होता है। तो पांचवा अनुच्छेद से लेकर के 11 तक, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन अनुच्छेदों में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है कि नागरिकता किसको मिलेगी, उसकी शर्तें क्या होगी, कितने प्रकार की नागरिकता होगी, नागरिकता का परित्याग कैसे होगा, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक किया गया। इसके बाद भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। ये किस प्रकार से उल्लेख है? अनुच्छेद 12 और 13 में साधारण शीर्षक दिया गया है और उसमें कहा गया है कि राज्य क्या है और मूल अधिकार क्या है, परिभाषा दी गई, उसका एक साधारण परिचय दिया गया है, एक 2 लाइन में। इसके बाद अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख है। फिर इसी भाग 3 के ही अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, 19, 20, 21, 22, इन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। और जैसे कि आप जानते होंगे अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है और यह फिर से 6 भागों में बटा हुआ है, 19A, B, C, D, E, F, इस प्रकार से। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार से उल्लेख है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है।
अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 25 और 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 29, 30, 31, 29 से 31 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 31, 44वां संशोधन 1979 के अंतर्गत निरस्त किया गया था, जिसमें संपत्ति का अधिकार का उल्लेख था। तो 21वां अनुच्छेद विलोपित है, निरस्त है, लेकिन 31A-B-C-D है। अनुच्छेद 31 का निरसन हो गया है 44वां संशोधन के द्वारा, लेकिन अनुच्छेद 31A-B-C-D है। 31A, 31B, 31C, 31D, और इसमें कुछ विधियों की व्यावृत्ति मतलब सेविंग की कुछ कानूनों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। फिर अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक संवैधानिक उपचार का अधिकार का उल्लेख किया गया है, और इस प्रकार से अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इतने विस्तार से नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है। इसके बाद देखिए भाग 4। भाग 4 में जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक 16 अनुच्छेदों में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्धारक तत्व, इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। फिर भाग 4A, भाग 4 में फिर ए जोड़ा गया, भाग 4A का लाया हुआ। वह भाग 4A में 51A अनुच्छेद जोड़ा गया है। 51 तक मौलिक निर्देशक तत्वों का चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद संविधान में भाग 4A और उसमें फिर 51A, अनुच्छेद 51A जोड़ करके उसमें नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये हो गया 4A भाग में भाग 4A, और इसमें 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 भाग हो गए। अब देखते हैं भाग 5। भाग 5 में 5 अध्याय हैं। भाग 5 में 5 अध्याय हैं। इसके पहले अध्याय में ये देखिए, पहले अध्याय में जो कि उल्लेख है अनुच्छेद 52 से लेकर के 73 तक। इसमें शीर्षक है कार्यपालिका। कौन सी? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तार से उल्लेख है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 73 तक। फिर इसी भाग में ही, इसी अध्याय में अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है, केंद्रीय मंत्री परिषद। फिर अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 77 और 78 में सरकारी कार्यों का संचालन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद ये अध्याय 1 में इतना उल्लेख है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, भारत का महान न्यायवादी और सरकारी कार्यों का संचालन। ये भाग 5 के अध्याय 1 में इतना उल्लेख है। इसके बाद अध्याय 2, वही भाग चल रहा है, भाग 5 ही चल रहा है, और उसमें अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर के 88, 79 to 88 तक संसद का उल्लेख किया गया है। संसद के 2 सदन होंगे, राज्यसभा, लोकसभा, उसका संगठन कैसा होगा, उसका निर्वाचन कैसा होगा, सदस्य संख्या कितनी होगी, ये तमाम चीजों के बारे में ये 79 से लेकर के 85 तक उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 89 से लेकर के 98 तक, 89 to 98 संसद के अधिकारी का मतलब लोकसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इसी प्रकार से राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, इन सब के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 99 और 100, इसमें संसद के कार्यों का संचालन किस प्रकार से होगा, इसका उल्लेख है। फिर अनुच्छेद 101 से लेकर के 104 तक सदस्यों की अयोग्यता या अनर्हता के बारे में उल्लेख किया गया है कि कौन व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता।
या सदस्यों की अनर्हता के बारे में व्यापक प्रावधान किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 105 और 106 में संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का उल्लेख है। ये संसद के सदस्यों, संसद के कौन कौन से अधिकार होंगे, संसद सदस्यों के कौन कौन से विशेषाधिकार होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी और उनको और संसद सदस्यों को कौन कौन सी उन्मुक्तियां या छूट दी जाएंगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 105 और 106 में है। इसके बाद अनुच्छेद 107 से लेकर के 111 तक, इसमें विधायी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होगी। विधायी प्रक्रिया का मतलब कानून बनाने की पद्धति। उसके बाद अनुच्छेद 112 से लेकर के 117 तक वित्तीय विषयों के बारे में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसमें बजट या जैसे कि वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से संविधान में उल्लिखित किया गया है, उसके बारे में चर्चा है। वित्त विधेयक, धन विधेयक, इनके बारे में विस्तार से इसमें उल्लेख है। इसके बाद अनुच्छेद 118 से लेकर के 122 तक संसद की कार्यवाही के बारे में एक साधारण प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यह हुआ भाग 5 अध्याय 2। इसके बाद अध्याय 3 में 123वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को उल्लेख है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में एक ही शक्ति है और वह है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हम टेक्स्ट बुक जब पढ़ते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की अनेक विधायी शक्तियों का उल्लेख होता है कि वह संसद की बैठक बुलाता है, संसद में अभिभाषण करता है, सदस्यों को मनोनीत करता है और अभिभाषण देता है, सदन की बैठक बुलाता है और फिर बैठकों को स्थगित करता है, बैठक स्थगित नहीं, सत्र को स्थगित करता है, वह विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, स्वीकृति देता है, अनुमति देता है। इस प्रकार से विस्तार से इनका उल्लेख हम टेक्स्ट बुक में पाते हैं। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति की एकमात्र विधायी शक्ति है और वह है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बाकी उसके जितने भी शक्तियां हैं वो सब साधारण शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति केवल एक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बाकी उसकी शक्तियां सब साधारण या सामान्य शक्तियां हैं। उसके बाद इसी भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका को उल्लेख अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक किया गया है। संघ की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पदच्युति, उनको विशेषाधिकार, उनके वेतन, उनके कार्य शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय किन प्रकार से कार्यवाही करेगी, इन तमाम चीजों के बारे में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक विस्तार से उल्लेख है। इसके बाद अध्याय 5 में, जो कि अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक है, इन अनुच्छेदों में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे हम CAG कहते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद अब आता है भाग 6। भाग 5 हो गया, अब भाग 6। भाग 6 में भी इसी प्रकार से अनेक अध्याय, और इनमें सबसे पहला अध्याय है जो कि अनुच्छेद 152 में इसका उल्लेख है, राज्यों के बारे में व्यवस्था की गई है कि राज्य, क्योंकि भारत के संविधान में न केवल केंद्रीय सरकार के गठन का पूरा उल्लेख है, केंद्रीय सरकार के बारे में न केवल उल्लेख है, अपितु राज्य सरकारें भी किस प्रकार से संचालित की जाएंगी इसका भी उल्लेख किया गया है। और इसलिए भी भारत का संविधान बहुत बड़ा हो गया है। तो उसी संविधान में, जिस संविधान को हम 395 अनुच्छेदों वाला मानते हैं, इसी संविधान में राज्य सरकारों के गठन, उनकी कार्य शक्तियां, उनके क्षेत्र आदि के बारे में भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो भाग 6 अनुच्छेद 152 में राज्य सरकारों का उल्लेख किया गया है। इसमें अनुच्छेद 152 में साधारण प्रक्रिया के अंतर्गत, साधारण शीर्षक के अंतर्गत राज्य किस प्रकार से काम, राज्य क्या होंगे इसके बारे में उल्लेख किया गया है, या मतलब कि उसकी परिभाषा को इसमें सम्मिलित किया गया है। फिर अध्याय 2, भाग 6 अध्याय 2, इसमें अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक कार्यपालिका को उल्लेख है। और इस कार्यपालिका में राज्यपाल आता है। राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी पदच्युति,
उसके वेतन, उसके विशेषाधिकार, उसके विभिन्न कार्य और शक्तियां, उसका उल्लेख अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक है। फिर अनुच्छेद 163 से लेकर के 164, 163-64 इसमें राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेखित है। फिर अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख है। केंद्र में सरकार का जो कानूनी अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी जो होता है, उसे महान्यायवादी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जबकि राज्य के कानूनी अधिकारी को महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है और राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख 165 में है। और अनुच्छेद 166 और 67 में सरकारी कार्यों का संचालन कैसा होगा, इसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतनी चर्चा, इसके आगे की चर्चा फिर अगली बार करेंगे। आपको धन्यवाद।